नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे कांवड़ यात्रा के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। कांवड़ यात्रा एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है जो नॉर्दर्न इंडिया में भक्त लोग करते हैं। ये यात्रा सावन के महीने में, सावन बोले तो इंडिया का रेनी सीजन जो तकरीबन जुलाई से स्टार्ट होके सितंबर तक चलता है। तो इस महीने में शिव भगवान के जितने भक्त होते हैं वो अपनी मनौती के अंतर्गत हरिद्वार, गंगोत्री या यमुनोत्री जैसी जगहों से जहाँ से पवित्र नदी गंगा निकली है उसका जल वो एक पात्र में लेते हैं और उस पात्र को एक कांवर जो जिसे बहंगी कहते हैं, वो एक कैरियर होता है, एक लकड़ी की बनी हुई एक चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारे पात्र और बहुत सारे रिलीजियस वो चीज़ें उसके साथ चिपकी होती हैं। तो उसमें एक पात्र होता है जिसके अंदर वो गंगा जल इन जगहों से इकट्ठा करके वापस अपने गांव या शहर जाते हैं। दोस्तों, ये यात्रा काफ़ी कठिन होती है और बहुत सारे लोग तो दूर दराज की जगहों से, जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के काफ़ी दूर दराज की जगहों से आते हैं और ये तकरीबन 400 किलोमीटर की यात्रा पैदल कांवर को अपने कंधे पे रख के ये करते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत यात्रा है और मैं भी इसका साक्षी बना 2009 में, आज से 10 साल पहले। एक्चुअली दोस्तों, ये यात्रा कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है। इसके लिए आपकी मनौती होनी चाहिए, कोई ऐसी इच्छा जो आपने भगवान से मांगी हो और जब वो पूरी हो गई हो तो आप भगवान को एक अपनी ओर से एक धन्यवाद के रूप में ये यात्रा करते हैं और अपने शरीर को आप इन कष्टों का आदी बनाते हैं, जिसमें आप पैदल ही तकरीबन 300-400 या इससे भी ज़्यादा जो दूरी है आप पाँव पे तय करते हैं। और इसमें आपको सब कुछ अपने खाने पीने, रहने सोने का इंतज़ाम खुद ही करना पड़ता है। तो ये बहुत ही मुश्किल यात्रा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी पॉपुलर है और आप अक्सर देखेंगे जुलाई अगस्त के महीने में कि सड़कों पे नॉर्मल ट्रैफिक बैन कर दी जाती है, क्योंकि कांवरिया इतने सारे होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं और जो पैदल चल के यात्रा करते हैं। हालांकि सरकार ने या दूसरी सामाजिक संस्थाओं ने उनके लिए काफ़ी अच्छे इंतज़ाम भी किए हैं। कई जगह वहाँ पे टेंट वगैरह वहाँ पे लगा के वहाँ उनके खाने पीने और सोने की व्यवस्था होती है, मगर ये डिस्टेंस जो पूरा 300 किलोमीटर का होता है, सब जगह ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं। और लेकिन फिर भी चूँकि लोगों की शिव भगवान में काफ़ी आस्था है, लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं और कई बार तो लोग घरों में भी जाके उनके विश्राम करते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यदि कांवरिया की आपने किसी भी तरह से अपनी तरफ से कोई भी आपने सहायता की तो उसका जो पुण्य है वो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। मैंने भी ये यात्रा की 2009 में और उसकी वजह ये थी कि जब मेरे बड़े भाई का देहांत हुआ था तो उनकी जो अस्थियां हैं वो अस्थियां के कुछ अवशेष मैंने अपने पास रखे थे। आपको पता है कि घर के जब किसी आदमी की मौत हो जाती है तो आपका एक बड़ा भावनात्मक संबंध होता है। तो मैं चूँकि अपने बड़े भाई साहब से काफ़ी जुड़ा हुआ था और उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी जिसको मैं झेल नहीं पाया था, और मैं उस जगह पे गया जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई थी और उनकी अस्थि के कुछ राख मैंने एक बॉटल में अपने पास रखा हुआ था। कई सालों तक मैंने उसको रखा और जब मुझे एहसास हुआ कि इस अस्थि को विसर्जन करने का टाइम आ गया है तो मैंने सोचा कि ठीक है, यह इसको मैं ऐसे ही विसर्जित नहीं करूँगा, इसके लिए मैं कांवड़ यात्रा करूँगा। और दोस्तों, 2009 में मुझे आज भी याद है वो 23 जुलाई का वो दिन था। इनफैक्ट ये यात्रा करने का मन मैं कई सालों से बना रहा था, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा था।
कुछ परिवार की जिम्मेवारियाँ थीं, कुछ नौकरी की कमिटमेंट्स थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये यात्रा मुझे करनी ही करनी है और इसमें बहुत ही विलम्ब हो चुका है। तो मैंने 22 जुलाई 2009 को अपना मन बनाया और 23 तारीख को अगले ही दिन मैं अचानक बिना किसी को बताए मैं उस यात्रा के लिए निकल पड़ा। मैंने घर में बस इतना ही बताया था कि मुझे ये एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है जिसको मैं कई सालों से मैं टालता आ रहा हूँ, मगर अब और नहीं टाल सकता। और ये इस यात्रा की जो शुरुआत थी वो मेरे लिए बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे हरिद्वार पहुंचना था, जहां हर की पैरी से मुझे गंगा जल इकट्ठा करना था और वहां से कांवर लेके मुझे दिल्ली मयूर विहार अपने घर पे आना था, जो कि तकरीबन वहां से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था और मुझे इतना एहसास भी नहीं था कि क्या मैं इतनी लंबी दूरी पाँव पे पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे मैं शुरू से ही मैं फ़िटनेस में यकीन करता हूँ। चलने दौड़ने और सारे एक्सरसाइज करने का शौक़ मुझे रहा है, मगर 270 किलोमीटर की यात्रा दोस्तों बहुत लंबी होती है। और अभी मैंने प्रवासी मज़दूरों को जब चलते हुए देखा, मैं रोज़ यहाँ छत पे देखता हूँ और सुबह से शाम तक उन्हें देखता हूँ कैसे वो अपनी छोटी छोटी टोलियों में हज़ारों किलोमीटर की दूरियां तय करती हैं। तो मुझे अचानक वो 2009 का वाक़या याद आ गया, जब मैंने भी 2070 किलोमीटर की यात्रा पाँव पे की थी। हालांकि उसकी वजह कुछ और थी, मगर दोस्तों यात्रा तो यात्रा ही होती है। तो मैं आपको बता रहा था 23 जुलाई 2009 को जब मैंने यात्रा शुरू की तो मुझे गंगा जल लेने के लिए हर की पैरी हरिद्वार जाना था और उसके लिए मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना था। दोस्तों आपको शायद पता होगा कि जब ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है तो जुलाई अगस्त में सारी ट्रेन और बसें जो होती है वो खचाखच भरी होती है। आपको ना रिजर्वेशन मिल सकता है ना टिकट मिल सकता है। तो मैं जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैंने वहाँ पे रिजर्वेशन लेने की कोशिश की, मगर वो उपलब्ध नहीं हो सका। इनफैक्ट मुझे टिकट भी नहीं मिला और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि चूँकि मैंने मन बना लिया था, मैं चुपचाप जाके बिना टिकट के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वहाँ से जन शताब्दी 3 बजे खुलती है, मैं उस गाड़ी में सवार हो गया और वो गाड़ी चल पड़ी। वो गाड़ी के चलते ही मैंने रियलाइज़ किया कि मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ, क्योंकि वहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 3 बजे 2 जन शताब्दी, एक देहरादून के लिए और एक लखनऊ के लिए खुलती है और दोनों आमने सामने प्लेटफॉर्म नंबर 8 और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे खड़ी रहती है। और चूँकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, बड़ा एक उस तरह का शोरगुल का माहौल था, तो मुझे अनाउंसमेंट भी सुनाई नहीं पड़ी और मैंने बस केवल वो ट्रेन पे बोर्ड देखी जन शताब्दी और मैं चढ़ गया। मगर वो मेरी गाड़ी देहरादून जाने के बजाय, क्योंकि यदि हरिद्वार जाना है तो आपको देहरादून वाली जन शताब्दी में बैठना पड़ेगा। देहरादून का स्टेशन हरिद्वार के बाद आता है, लेकिन मैं लखनऊ वाली ट्रेन में बैठ गया और जब वो गाड़ी आउटर पे पहुंची और वो गाड़ी की स्पीड हो गई थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि तो मेरी शुरुआत ही गलत हो गई है। और मैंने सोचा कि मैं इसकी ट्रेन की जंजीर खींचूं, मगर मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी की स्पीड अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि गाड़ी आउटर में थी। तो मैंने सोचा चलो कूद पड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने ज़िंदगी में पहली बार चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा दी और जब मैं वहाँ गिरा, आपको पता है रेलवे लाइन के पास में जो होते हैं वो पत्थर होते हैं और पत्थर काफ़ी नुकीले और काफ़ी मजबूत होते हैं और उसके ऊपर कोई भी गिरता है तो काफ़ी उसके घायल होने की संभावना होती है। तो दोस्तों मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक चलती हुई गाड़ी से, जो आपको बेशक लगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं है, मगर उसका आपका अंदाज़ा नहीं हो सकता। और मैं जब वहाँ से कूदा तो मैं उठ नहीं पाया और अगले 5 मिनट तक मैं वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि उठना संभव नहीं था। और मैं वो पूरी गाड़ी को मैं अपने सामने जाती हुई देखा। खैर जब मैंने अपने पाँव को देखा तो मेरे घुटने बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और मैंने चूड़ीदार और कुर्ता पहना हुआ था
और हाथ में मेरे एक बैग था। तो चूड़ीदार जहाँ पे मेरा घुटना होता है वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और खून बह रहा था। अब मेरे पास दो चॉइसेस थे, या तो मैं घर मयूर विहार वापस लौट जाता और घर वालों को बताता कि मैं ऐसी यात्रा पे निकला था जिसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई, और दूसरा चॉइस मेरे पास था कि मैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू करूं। दोस्तों, मैंने दूसरा चॉइस चुना और वापस पैदल चल के मैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे पहुंचा। और ये मेरा बहुत ही अहोभाग्य था कि वो गाड़ी बस ही खुलने वाली थी और मैं उस गाड़ी में सवार हो गया। और दोस्तों, गाड़ी खचाखच भरी हुई थी, बहुत सारे कांवरिया थे और बहुत सारे जो रेगुलर पैसेंजर वो थे, बहुत सारे सब्जी वाले, बहुत सारे ट्रेडर्स जो कि रोज़ यात्रा करते हैं। मतलब वो उस देहरादून वाली जन शताब्दी में पाँव रखने की जगह नहीं थी, मगर मुझे तो ये यात्रा करनी ही थी। मैं किसी भी तरह से एक जनरल कंपार्टमेंट के अंदर घुस के जाके खड़ा हो गया। और दोस्तों, उसके बाद का जिक्र मैं आपको अगले एपिसोड में करूंगा, मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं इस कहानी को बहुत दिनों से लिखने की कोशिश कर रहा था, मगर ये संभव नहीं हो सका। तो ठीक है, अब तो यूट्यूब का ज़माना है, तो मैंने सोचा कि चलो लॉकडाउन है तो मैं ये खूबसूरत कहानी आपसे शेयर करता हूँ। तो अगली बार जब मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी यात्रा में आगे क्या हुआ। जस्ट वॉच आउट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।